हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, दैट इज़ इन BEGE 144 एंड BEGC 134 अंडरस्टैंडिंग द नॉवल। दो कोड्स में ही ये पर्टिकुलर ब्लॉक है जो कि ब्लॉक 4 में आपको मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीवे एंड इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है चिनुआ अचीवे का थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1958 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉवेल्स बाय चिनुआ अचीवे क्या क्या है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट एक ऐसा नॉवल है जो पर्टिकुलर केनियन जो स्ट्रगल्स है उनके बारे में ये पर्टिकुलर नॉवल है, कैसे करके वो पोस्ट कॉलोनियल एक आउटलुक यहाँ पर दिखाया जाता है। एंड ये एक अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का एक पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था थिंग्स फॉल अपार्ट। तो चिनुआ अचीवे जी ने जब ये पर्टिकुलर थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश किया था तो वो 1958 था। उसके बाद था नो लॉन्गर एट ईस्ट जो कि था 1960 को, एंड एरो ऑफ गॉड जो कि 1964 को था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का सीरीज़ के हिसाब से 3 नॉवेल्स एक साथ ये रिलीज़ हुआ था। मतलब सब्सिक्वेंट कुछ 2-4 साल बाद ही ये अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड इसके बाद और भी कुछ 2 नॉवेल्स हैं चिनुआ अचीवे का जो बहुत फेमस है, अ मैन ऑफ द पीपल जो कि 1966 को पब्लिश हुआ था, एंड एंथिल्स ऑफ द सवाना जो कि 1987 को पब्लिश हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर चीज़ का पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। तो थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि पब्लिश हुआ था 1958 को, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड का यहाँ पर इमेज दिया गया है एंड कैसे करके वो इतने सारे मतलब पर्टिकुलर कंट्रीज़ को कैसे करके कॉलोनाइज कर रहे हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल नॉवल एक थिंग्स फॉल अपार्ट एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर या पोस्ट कॉलोनियल ये पर्टिकुलर वर्क जो एक चीज़ को समझा रहा है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो एक बड़ा एक जॉनरा के अंडर में पड़ता है, वो चीज़ का अभी मैं इसको समझाऊंगा कि क्या है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ये है कि कम्स फ्रॉम ब्रिटेन्स फॉर्मर कॉलोनीज इन द कैरेबियन, अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटेन का फॉर्मर जो कॉलोनीज था जो वो कॉलोनाइज किए थे, जिसमें आप जानते ही होंगे कि कैसे करके इंडिया में 200 साल तक ब्रिटेन ने कॉलोनाइज़ किया था, फिर कैरेबियन में कैसे करके उनको किया था, और बहुत सारे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे उनको कैसे करके ब्रिटेन ने कॉलोनाइज़ किया था। तो मैनी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स राइट इन इंग्लिश, बहुत सारे जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं एंड फोकस ऑन कॉमन थीम्स सच एज द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। इसके बारे में कॉमन थीम्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में ये बताते हैं कि कैसे करके सच एज द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी, अलाइजेंस एंड चाइल्डहुड। तो ये सब चीज़ के बारे में, ये पर्टिकुलर थीम्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जैसे इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ में जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंस हो गया, फिर इमिग्रेशन हो गया, नेशनल आइडेंटिटी हो गया, एलिजेंस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सारे थीम्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल नॉवल अगर आप देखोगे थिंग्स फॉल अपार्ट में भी ये पर्टिकुलर नॉवल में भी कुछ पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स हैं एंड कैसे करके वो सफ़र किए थे, कैसे करके उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? ये जस्ट एक बैकग्राउंड ओवरव्यू है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो ऑनर्स के जो स्टूडेंट है BEG 144 के लिए उन लोग का और भी एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के ऊपर में एक पर्टिकुलर कोड भी है 3rd ईयर में। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ द लिटरेचर ऑफ कंट्रीज दैट वेर कॉलोनाइज्ड। अब जो कॉलोनाइज हुए थे, जिनके ऊपर में राज किया गया था, कि कौन किए थे? मेनली बाय यूरोपियन कंट्रीज़। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो लोग कॉलोनाइज किए थे। एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स। ये पर्टिकुलर लिटरेचर जो है वो एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स को एंड कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ द डीकॉलोनाइजेशन ऑफ अ कंट्री। तो जब एक कॉलोनाइज किया गया एंड डीकॉलोनाइजेशन मतलब जो वो निकलने के टाइम में उसका जो आफ्टर इफेक्ट जो हुआ, ये जो कॉलोनाइज होने से, अगर आप देख सकते हो इंडिया के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए, वो जो कितने सारे पैसे का, फिर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कितना सारा चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ हुआ इंडिया को और अदर कंट्रीज़ को भी, वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर कंट्री फेस करते हैं।
स्पेशली क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मरली सब्जुगेटेड पीपल। तो उन लोग के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मतलब वो बताते हैं कि कैसे करके पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस में क्या क्या मतलब लोग कैसे सफ़र किए थे। इन द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, voice given to the marginal identities or characters who are on the periphery in the early narration or in history, but through the retelling of a history from post colonial perspective। यहाँ पर एक हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कैसे करके पोस्ट कॉलोनियल टाइम से आफ्टर कॉलोनियल टाइम में जब जब वो डीकोलोनाइजेशन के बाद क्या सिचुएशंस हुए, क्या सब दिक्कतें हुए, इस चीज़ के बारे में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बताया जाता है। और ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि कैसे करके मतलब एक सब्जुगेशन होता है या कैसे करके एक दबाव पैदा किया जाता है जो कंट्रीज़ कॉलोनाइज थे। जैसे इंडिया में ही कितने सारे पैसे और चीज़ों का लूट हुआ था, ये सब चीज़ के बारे में, और उसके आफ्टर इफेक्ट भी बहुत सारा था। ठीक है, तो दीज आइडेंटिटीज कम इनटू द सेंटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि थिंग्स फॉल अपार्ट में भी यहाँ पर अफ्रीका, केनिया, ये सब चीज़ के बारे में, यहाँ पर घाना, कैसे करके ये थिंग्स फॉल अपार्ट का जो ट्राइब जो होते हैं या उनका जो पर्टिकुलर क्लैन होता है, उनमें कैसे करके बाहर के लोग आते हैं एंड उनमें कैसे करके मतलब दिक्कत पैदा होता है बिकॉज ऑफ आउटसाइड पीपल हु कम इनटू देयर पर्टिकुलर प्लेस एंड उन जगह पे आने के बाद उनका जो पर्टिकुलर आउटसाइड का जो रिलीजन है या आउटसाइड के जो कल्चर्स है उनको फोर्सफुली अडेप्ट करना होता है। तो ये चीज़ के बारे में अब बुक के बारे में हम लोग देखेंगे कि अबाउट द बुक जो थिंग्स फॉल अपार्ट है। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ नॉवल रिटन बाय नाइजेरियन ऑथर चिनुआ अचीबे। तो थिंग्स फॉल अपार्ट का जो ऑथर है वो एक नाइजीरियन ऑथर थे एंड ही वाज अ वेरी गुड राइटर, बहुत इन्फ्लुएंशियल राइटर है एंड उनका काम का बहुत ज़्यादा ही प्रेज़ भी किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही एक कॉज के लिए वो लिखते थे। एंड ये पर्टिकुलर नावल में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीकन्स लोग कैसे करके स्ट्रगल किए हैं या उनके लिए कितना मुश्किल होता था वो टाइम में। फिर इन 1958 इन मार्केट गिव अ न्यू फेज फॉर अफ्रीकन एज वेल एज वर्ल्ड्स लिटरेचर। तो ये 1958 में जब वर्क पब्लिश हुआ था नया थिंग्स फॉल अपार्ट का, तो वो मार्केट में ये एक बहुत अच्छा एक मतलब चीज़ को बताया जा रहा था कि वर्ल्ड लिटरेचर में कैसे करके एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी उनका जो पर्सपेक्टिव था वो भी चीज़ को बताया जा रहा था। फिर यहाँ पर स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप, ईगो, जेलेसी एंड इमोशंस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोरी इन विच पेरेंट्स बाय हिज रॉन्ग डिसीजन चेंजेस द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। तो कैसे करके पेरेंट्स का जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं वो चिल्ड्रन का इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। द स्टोरी ऑफ हाउ अफ्रीकन फॉरगेट देयर कल्चर बाय बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड स्टार्ट फॉलोइंग द कल्चर। तो जब बाहर के जो कॉलोनाइजर जो आए थे तो उनके साथ कुछ रिलीजन जो कि क्रिश्चियनिटी था, तो क्रिश्चियन मिशनरीज एंड उनके जो कल्चर्स थे उनको भी खुद के कल्चर को भूल करके क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाने का कोशिश किए थे वो टाइम में अफ्रीकन्स लोग। तो ये चीज़ का दबाव एक था, एक प्रेशर था, एक मतलब बहुत सारे इकोनॉमिकली एंड कल्चरली वहाँ पर चीज़ों का बताया जा रहा था कि कैसे करके वो इन्फ्लुएंस करते थे। अब यहाँ पर थीम्स देख सकते हैं आप कि थिंग्स फॉल अपार्ट में थीम्स क्या है। तो यहाँ पर ट्रेडिशन एंड कस्टम्स है, मैन प्लस द नेचुरल वर्ल्ड है, फिर फीट प्लस फ्री विल है, लैंग्वेज प्लस कम्युनिकेशन है। यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंट लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज मतलब बताया जा रहा है क्योंकि जो ट्राइब है, ठीक है, उनका कुछ अलग लैंग्वेज है और जो बाहर के जो लोग हैं उनके कुछ अलग कल्चर, अलग कम्युनिकेशन स्टाइल है। फिर जेंडर का जो क्लैश है उसके बारे में ही बताया जा रहा है कि कैसे करके ओकोंको, जो हम लोग बाद में देखेंगे, जो मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, वो कैसे करके मतलब फीमेल जो उनके जो फैमिली है उनके ऊपर कैसे करके ज़्यादा मतलब अपने जो मेल डोमिनेंस है वो दिखाते हैं। फिर फैमिली है, फैमिली के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर ओकोंको को और उनका फैमिली के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। रेस्पेक्ट प्लस रेपुटेशन है एंड उसके साथ साथ फियर है, रिलीजन है, अनसिन है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर है ओकोंको इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट या मेन हीरो जिसको आप कह सकते हैं या लीड भी कह सकते हैं। उसके साथ है नोई इकुमुफुना उगुबुफी यूडो। ठीक है, ये अफ्रीकन नेम्स है, नाइजीरियन नेम्स है, तो इसके लिए थोड़ा ये स्पेलिंग्स इसका देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग स्लाइड बनाया है। एंड उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे भी कि कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इक्विफी, एजिनमा, मिस्टर ब्राउन, रेवरेंड
जेम्स स्मिथ और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो ये सब जो लास्ट अगर आप देखोगे ये आपके जो आउटसाइडर्स जो थे, जो कॉलोनाइजर्स थे या जो लोग आए थे वो पर्टिकुलर जगह में, इसीलिए मैंने इसमें स्पेस दिया है कि ये सब आउटसाइडर्स थे। ठीक है, मिस्टर ब्राउन, रेवरेंड जेम्स स्मिथ और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ये जो जो भी लोग थे ये आपका पर्टिकुलर उस क्लैन से अलग थे। एंड अगर आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो ऊपर के जो पार्ट्स है ये मेनली जो क्लैन के जो लोग थे, ठीक है, वो पर्टिकुलर क्लैन के जो लोग थे, ये जो ऊपर के 6 हैं, एजिनमा और ओकोंको तक आप देख सकते हो कि ये जो पीपल थे वो नाइजीरियन पीपल थे या पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये चीज़ के बारे में हम लोग ओकोंको के बारे में बताएंगे कि क्या ओकोंको कौन है। ये मेन प्रोटैगनिस्ट भी था। एंड अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या था। अगर आप देख सकते हो कि हार्ड वर्कर था, रेस्पेक्टेड था, मटेरियल प्रोवाइडर था और वो एक फाइटर था। ठीक है, तो फियर ऑफ ह्यूमैनिटी, ब्लॉक्स इमोशंस और बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पोर्ट्रे किया जाता है। तो वो एक रेसलर था, तो जो बोलते हैं कि कुश्तीकार था और वो कुश्ती बहुत अच्छे से लड़ता था, रेसलिंग चैंपियन था, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग था एंड स्ट्राइव्स टू शो नो वीकनेस। तो अपने वीकनेसेस को वो दूसरे के सामने पोर्ट्रे नहीं करता था, बहुत ही सेल्फ रिजर्व था और अपने को स्ट्रॉन्ग दिखाता था। वर्क्स टू बिल्ड हिज वेल्थ इंटायरली ऑन हिज ओन, मतलब बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट था एंड बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करने का कोशिश करता था, स्पेशली खुद के बारे में, ताकि लोगों के सामने वो वीक ना हो जाए। और इसका रीज़न भी है, आपको पता चलेगा बाद में, उसके फादर के कुछ रीजंस की वजह से उसको स्ट्रांग होना पड़ा था। तो वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग क्लैंसमैन, वो अपने क्लैन में सबसे एक स्ट्रॉन्ग क्लैंसमैन होना चाहता था और वॉरियर होना चाहता था, बिकॉज हिज फादर वॉज अ कावर्ड। वो बोला जाता है कि उसका फादर कावर्ड था एंड इररेस्पॉन्सिबल मैन हु डाइड इन डिसरिप्यूट, लिविंग मैनी डेप्ट अनसेटल्ड। अब उसके फादर जो थे वो बहुत ही अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लाइन, अगर नॉवेल का स्टोरी देखेंगे तो वो कावर्ड था, इररेस्पॉन्सिबल था। एंड उसके कारण क्या था कि वो डाइड हो गया और वो उसका डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कर्जा का मतलब लोड आ गया था, इसीलिए। तो उसके बाद क्या है कि ऑब्सेस्ड विथ हिज मैस्कुलिनिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्राइड है एंड एनी स्लाइट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इज स्लाइटली डिस्ट्रॉयड। तो कोई भी स्लाइट कॉम्प्रोमाइज़ था तो उसमें मतलब डिस्ट्रॉय मतलब वो कर देते थे। कोई भी स्लाइट कॉम्प्रोमाइज़ में भी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एंग्री बहुत जल्दी हो जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सेदार था वो। तो ऑफन बीट्स हिज वाइव्स एंड चिल्ड्रन एंड इज़ अनकाइंड टू हिज नेबर्स। बहुत टाइम में ही वो मतलब अपने बीवी और बच्चे को मारता था एंड अनकाइंड टू द नेबर्स था। एंड अगर आप देखोगे उसका कुछ ट्रेड्स भी है, जैसे अपोजिट आइडल्स, मतलब जो उसका अपोजिट आइडल्स क्या था, बिकम्स प्रोडक्टिव, वेल्दी, ब्रेव, वायलेंट एंड अपोजिट टू म्यूजिक। जो उसके फादर पसंद करते थे म्यूजिक, तो वो पसंद नहीं करता था। एंड एनीथिंग एल्स दैट ही रिगार्ड्स एज सॉफ्ट, सच एज कन्वर्सेशन एंड इमोशन, तो वो इमोशन और सॉफ्टनेस को दूर रखता था। तो ओकोंकोज लाइफ इज डोमिनेटेड बाई फियर ऑफ फेलियर एंड वीकनेस। तो ये एक फियर ऑफ फेलियर एंड वीकनेस को, ये इससे वो डरता था। फिर एक्विफी कौन था? एक्विफी एक कैरेक्टर है, यहाँ पर देख सकते हो कि ओकोंको का सेकेंड वाइफ था। ओकोंको सेकेंड वाइफ क्या है कि उसका स्ट्रेंथ क्या था कि स्टैंड्स अप टू ओकोंको, डिवोटेड टू एजिनमा। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे कि फॉल्स इन लव विद ओकोंको आफ्टर सीइंग हिम इन लेसरन मैच। तो ओकोंको का जो सेकेंड वाइफ था वो ऑलरेडी, अगर आप देखोगे कि ओकोंको से प्यार में पड़ जाता है एंड उसका जो रेसलिंग मैच के बाद वो ये चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि उसका क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि मैरिज अनदर मैन बिकॉज ओकोंको इज़ टू पुअर। अब ओकोंको के बाद से वो फिर से और एक किसी को शादी कर लेती है एंड दैट इज़ बिकॉज ओकोंको वॉज टू पुअर एंड टू पे हर ब्राइड प्राइस एट दैट टाइम। ठीक है, 2 years लेटर शी रन्स अवे ओकोंकोज कंपाउंड वन नाइट एंड लेटर मैरिज हिम। तो फिर से वो ओकोंको का कंपाउंड में चले जाती है एंड लेटर शी मैरिज हिम। ठीक है, तो ओकोंको के पास और भी बीवियाँ थे, एक साथ वो क्लैन में ही रहते थे। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ में मेट विद द ग्रेव मिसफॉर्चून्स ऑफ द डेथ ऑफ हर फर्स्ट 9 चिल्ड्रन। तो डिवोटेड मदर टू एजिनमा, एंड एजिनमा के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, एंड हुम शी प्रोटेक्ट्स एंड लव्स डियरली। अब यहाँ पर
ओनोका जो था वो ओकोंको का फादर था। एंड उसके वीकनेसेस क्या थे? इरेस्पॉन्सिबल थे, अनेबल टू प्रोवाइड फॉर फैमिली, मतलब उनका जो इकोनॉमिकल सपोर्ट था वो नहीं था, एंड वो नहीं दे पा रहे थे। एंड ओकोंको डोंट हेट मी कॉज आई एम फ्लूटफुल। तो ये एक चीज़ पर्टिकुलर अगर आप देखोगे कि वो बहुत म्यूज़िक से बहुत प्यार था, लिव्ड अ लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू टिपिकल इग्बो मैस्कुलिनिटी। अब यहाँ पर जो ट्राइब या पर्टिकुलर क्लैन का नाम है वो है इग्बो ट्राइब या इग्बो पर्टिकुलर क्लैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप देखोगे कि लव्ड लैंग्वेज एंड म्यूज़िक एंड फ्लूट इन पर्टिकुलर, तो उसको लैंग्वेज एंड फ्लूट से बहुत प्यार था, बहुत ही लेज़ी था एंड माइजरली था, वो बहुत सारे डेप्स लेके वो लास्ट में डेथ हो गया। अब हम लोग देखते हैं नोई को। नोई कौन है? ओकोंको का सन है, ठीक है। एंड ओकोंको का सन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ओकोंको वरीज फियरिंग दैट ही विल बिकम लाइक ओनोका। तो वो फियर करता है कि मेरे पिताजी की तरह मेरा बेटा ना हो जाए। सिमिलर टू ओनोका, नोई डज नॉट सब्सक्राइब टू द ट्रेडिशनल इग्बो व्यू। अब आप देखोगे कि ओनोका की तरह ही नोई डज नॉट सब्सक्राइब टू द ट्रेडिशनल इग्बो व्यू ऑफ मैस्कुलिनिटी बीइंग इक्वेटेड टू वायलेंस। वो अपने पिताजी से थोड़ा सा हटके था। अगर आप देखोगे ओकोंको से थोड़ा डिफरेंट था नोई। कहीं ना कहीं उसको लगता था कि हमेशा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन प्राइड जो है वो नहीं होना चाहिए। वो ऐसे करके प्रेफर्स द स्टोरीज ऑफ हिज मदर। वो अपने मदर से कनेक्टेड था। नोई कनेक्ट्स टू इकुमोफुना। इकुमोफुना के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इकुमोफुना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। प्रेजेंट्स एंड अल्टरनेटिव टू ओकोंकोज रिजिड मैस्कुलिनिटी। तो ओकोंको का जो रिजिड मैस्कुलिनिटी था इसके बारे में एक ऑल्टरनेटिव को बताया जा रहा था। एंड वन ऑफ द अर्ली कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था। इसका कारण भी एक है, आप लोग जब स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप ज़रूर से ये चीज़ को समझ पाइएगा। टेक्स ऑन द क्रिश्चियन नेम आइजैक। उसका लेटर नाम क्या था? आइजैक था। एंड एक्ट विच ओकोंको व्यूज एज फाइनल बेट्रियल। तो लास्ट में जब ओकोंको को ये पता चलता है तो वो ये चीज़ को एज अ फाइनल बेट्रियल मानता है, ठीक है। इसके बाद इकुमोफुना। इकुमोफुना बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अ बॉय फ्रॉम द माबाइनो ट्राइब। माबाइनो ट्राइब, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हिज फादर मर्डर्स द वाइफ ऑफ एन ओमोफिया मैन। अब जो ओकोंका का जो क्लैन था उसका नाम था ओमोफिया, ठीक है। तो ओमोफियो मैन को उन लोगों ने इग्बो ट्राइब का ओमोफियो का यहाँ पर वो किल कर देते हैं। इन द रिजल्टिंग सेटलमेंट ऑफ द मैटर इकुमोफुआ इज पुट इनटू द केयर ऑफ ओकोंको। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो इसके जो फादर है मर्डर्स द वाइफ ऑफ एन ओमोफियो मैन, एंड इन द रिजल्टिंग सेटलमेंट ऑफ दिस मैटर इकुमोफुना को ओकोंको के पास एक केयर टेकर के हिसाब से दिया जाता है। बाय द डिसीजन ऑफ ओमोफियन अथॉरिटीज़ इकुमोफुना इज अल्टीमेटली किल्ड। तो जैसे आपको पता चला कि ओमोफियन अथॉरिटीज़ कौन सा था? ओमोफियन अथॉरिटीज़ का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर क्लैन थे, और ये पर्टिकुलर क्लैन का फाइनल जो डिसीजन था वो ये था कि इकुमोफुना एक बैड ओमेन टाइप का है, या रादर एक बैड बुरा एक वो चीज़ बुराई लाएगा, तो इसीलिए उसको लास्ट में मार दिया जाता है। बिकेम वेरी क्लोज टू नोई। नोई अगर आप देखोगे ओकोंको का सन था। एंड ओकोंकोज डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन इकुमोफुना's डेथ टेक्स अ टोल ऑफ ओकोंकोज रिलेशनशिप विथ नोई। तो आप देख सकते हो कि ओकोंको का जो रिलेशनशिप था उसके लड़के के साथ वो ख़राब हुआ। उसका मेन रीज़न इकुमोफुना का डेथ था, जो कि ओकोंको ने खुद किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एजिनमा के बारे में देख सकते हो। ओकोंको का फेवरेट डॉटर था, ओनली चाइल्ड हिज वाइफ इक्यूफी हैड। एंड इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या इसमें चीज़ों में आप देख सकते हो कि ओकोंको रूटीनली रिमार्क्स दैट शी वुड हैव मेड अ मच बेटर बॉय देन अ गर्ल। तो ओकोंको को लगता है कि वो एक बहुत अच्छा बॉय हो सकती थी रादर देन अ गर्ल। तो ऑफन कंट्राडिक्ट्स द चैलेंजेस हर फादर विच विन्स हिज एडोरेशन, अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट। तो जहाँ पर नुई थोड़ा डिफरेंट था, उस हिसाब से एजिनमा अगर आप देखोगे तो ओकोंको का बहुत ही प्यारी लाडली थी, ठीक है। एंड ही वाज हिज बिलवेड डॉटर। एंड अगर आप देखोगे फादर का जो बिलवेड डॉटर था वो एजिनमा था। वो सोचता था कि अगर मेरा जो गर्ल है, जो गर्ल डॉटर है, अगर वो लड़का होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसके जो ट्रेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा उसको
मतलब लगता था कि वो बहुत ही ओबीडियंट थी। ठीक है, अब ओबेडिका कौन है? ओकोंको's बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ओकोंको का जो बेस्ट फ्रेंड था वो ओबेडिका था। एंड अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन था। ठीक है, अनलाइक ओकोंको ही इज़ अ रीजनिंग मैन एंड इज़ मच लेस वायलेंट एंड एरोगेंट। वो उतना एरोगेंट नहीं था, वायलेंट नहीं था। ऑफन टॉक्स ओकोंको आउट ऑफ द मेकिंग रैश डिसीजंस। बहुत बार ये रैश डिसीजन से उससे निकालता था। हेल्प्स ओकोंको व्हेन ही इज़ ऑन एग्जाइल फ्रॉम उमोफिया। तो उमोफिया एक पर्टिकुलर जगह है, वो अगर आप देखोगे कि वो जब वो बाहर था उमोफिया से, तो ये पर्टिकुलर जगह से जब वो बाहर था तो वो एग्जाइल से वो ओकोंको को सपोर्ट करता था। तो वो ओबेरिका's सन जो कि माडुका था। ठीक है, ओबेरिका का एक सन भी था जो कि माडुका था, एक कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर है। इज़ ग्रेटली एडमायर्ड बाय ओकोंको फॉर हिज रेसलिंग पावर्स। फिर यहाँ पर क्या है कि कंसिडर द वॉइस ऑफ रीजन इन द बुक and question certain parts of their culture such as the necessity to exile Okonkwo after he unintentionally kills a boy। तो ये पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ओकोंको ने गलती से एक लड़के को मार दिया था एंड उसको एग्जाइल में डाला गया था। तो ये हम लोग बाद में स्टोरी में देखेंगे, जब स्टोरी का हम लोग प्लॉट देखेंगे। यहाँ पर ओगुबी इजुडी अगर देखोगे तो यहाँ पर और एक कैरेक्टर है, वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ उमोफिया, regarded as a very wise and gives Okonkwo good advice, और the one who brings Okonkwo the message from the oracle। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओगुफी ओगबुइफी इजुडा, यही जो इंसान है वो बताया था कि ओरेकल जो है, मतलब जो आप जानते होंगे शायद एक वाइट क्रिस्टल बॉल टाइप का होता है, वो बताता है कि इकोफुना शुड बी किल्ड। ये हमारे लिए एक बैड ओमेन है या एक बैड मतलब एक बहुत ही दिक्कत देगा बाद में जाके, तो इसीलिए उसको मानना पड़ेगा। तो ये अगर कोई बताया है तो वो ओगुबुफी इजुडू है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वही उसी ने बताया था कि एक प्रोफेसी है ओरेकल से, मतलब जो वाइट क्रिस्टल बॉल टाइप का होता है, एक पर्टिकुलर प्रोफेसी से उन लोग के हिसाब से उन लोग देखे कि ये जो पर्टिकुलर लड़का है वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इकोमोफुना को इसीलिए ओकोंको ने इसीलिए मारा था। तो एट इजुडूज फेनरल ओकोंकोस गन, अब यहाँ पर जो लड़का जो मतलब जिसका अनइंटेंशनल डेथ हुआ था, वो इजुडूज फ्यूनरल में ओकोंकोस सन गन मिस फायर्स एक्सीडेंटली किलिंग द डेड एल्डर सन। मतलब जिसका जो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, जब ओगुबुफी इजुडू का डेथ हुआ था तो ओकोंको ने गलती से एक गन मिसफायर कर दिया था, जो कि उसके जो बड़े बेटे का था, जो कि डेड एल्डर सन, फॉर विच ओकोंको एंड हिज फैमिली गो इनटू एग्जाइल। तो यहाँ पर ओकोंको का एक गलती हुआ था। बट ये एक अगर देख सकते हो, अगर आप किस्मत देख सकते हो या प्रोफेसी देख सकते हो कि क्योंकि ये ओगुबुफी इजुडू जो थे उन्होंने ही ये इकुमुफुना को मारने के लिए सलाह दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ओरोखेल ने ये पर्टिकुलर प्रोफेसी किया है। उनका भी अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं उनका बेटा का भी एक एक्सीडेंटल डेथ होता है। तो अगर आप वैसे करके देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों का कनेक्शन है। तो उसके बाद क्या है, मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन है एक वाइट मैन, जो कि वाइट मैन है, वो कम्स टू उमोफिया। उमोफिया जो पर्टिकुलर जगह है वो जगह में वो आते हैं। एंड अनलाइक मोस्ट यूरोपियंस जो कॉलोनाइज करने आए थे, पोर्ट्रेड इन द नॉवल, ही शोज अ काइंडनेस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द विलेजर्स। तो बहुत सारे यूरोपियन की तरह वो बहुत ही काइंड एक पर्टिकुलर, अगर आप बोलोगे एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसको भेजा गया था ये पर्टिकुलर जगह पे, ये पर्टिकुलर विलेज में, एंड देयर बाई अर्निंग देयर लव एंड रेस्पेक्ट। तो एक लव एंड रेस्पेक्ट को यहाँ पर अर्न करते हैं मिस्टर ब्राउन। इवेंचुअली डेवलप्स एन इलनेस दैट लीड्स टू हिज डेथ। लास्ट में मिस्टर ब्राउन का कुछ इलनेस होता है, वो उसका डेथ होता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्लॉट समरी को। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि प्लॉट समरी अगर आप देखोगे, ये पर्टिकुलर नॉवल को बताता है कि ये क्या नॉवल क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एज ए यंग मैन ओकोंको बिकम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स इन द क्लैन। हम जब स्टोरी का ओपनिंग देखते हैं नॉवल का, तो वो देखते हैं कि ओकोंको एक बहुत ही अच्छा रेसलर बन चुका है अपने क्लैन में। और ओकोंको वैल्यूज द स्ट्रेंथ एंड अग्रेशन ट्रेट्स ही बिलीव्स आर मैस्कुलिन। वो सोचता है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ एंड उसके पास बहुत सारे गुड रेसलिंग स्किल्स भी होते हैं। एंड इज वर्स्ट फियर इज टू बी थॉट ऑफ एज फेमिनिन और वीक।
वो सोचता है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं फेमिनिन नहीं हूँ, मेरा जो कैरेक्टर्स है वो एक बॉयश है। एंड अनलाइक हिज फादर ओनोका, तो लाइक हिज फादर ओनोका जो कि बहुत ही सबमिसिव था, बहुत ही डोरमेंट था और बहुत ही चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेता था। ओकोंको का जो वेल्थ एंड स्टेटस है विद इन द ट्राइब, अगर आप जानते हो ट्राइब में उसका ग्रो हो रहा था एंड ही बिकम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन द लैंड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे करके एक रेसलर जो था, जो कि ओकोंको था, वो कैसे करके अपने जो ट्राइब में सबसे बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उसका रेसलिंग, उसका जो पावर, उसका जो डिसीजन था वो सबसे बेहतर था अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लैन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और वो जो था वो जो पर्टिकुलर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहला जा रहा था, विथ 3 वाइव्स एंड अ लार्ज स्टॉक ऑफ याम्स। तो याम्स अगर आप देखोगे बहुत सारा, जैसे होता है ना कि बहुत सारा ज़मीन हो या बहुत सारा चीज़ों का, मतलब उसके पास बहुत सारा याम्स था एंड उसके पास 3 बीवियाँ थी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे करके अपने फैमिली को ट्रीट करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये आप इमेज भी देख सकते हो, ये पर्टिकुलर क्लैन का थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीबे। तो ही ट्रीट्स हिज फैमिली विद अ हैवी हैंड, मतलब हैवी हैंड मतलब बहुत ही उसको मारता था, उसको उनके जो फैमिली को है उस वो पीटता था एंड उससे बहुत गलत व्यवहार करता था। दैट द ओनली इमोशन वर्थ शोइंग इज एंगर। अगर आप देखोगे ओकोंको का जो बिलीफ था, उसका ओनली इमोशन जो है वो एंगर था। एंड वो ओकोंको इज़ पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द एल्डर सन न्योई। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत ही वरीड था नोई के बारे में। एंड इन हुम ही सीज द साइंस ऑफ लेजीनेस एंड रेमिनिसेंट ऑफ ओनोका। ओनोका कौन था? ओनोका ओकोंको का फादर था। तो वन डे द क्लैन सेटल्स एन आर्ग्यूमेंट विद अ नेबरिंग विलेज। अब यहाँ पर हम लोग जान पाएंगे कि क्या है। तो वन डे द क्लैन सेटल्स एन आर्ग्यूमेंट विद अ नेबरिंग विलेज वाई डिमांडिंग द सेक्रीफाइस ऑफ अ वर्जिन एंड अ 15-year-old नेम्ड इकुमोफुना। तो इकुमोफुना जो था एक अनमैरिड लड़का था, एक टीनेज लड़का था एंड हु लिव्स विथ ओकोंकोस फैमिली फॉर द नेक्स्ट 3 years। अब ओकोंको का जो फैमिली था वो नेक्स्ट 3 years तक वो रहने वाला था। वाइल लिविंग विथ ओकोंकोस फैमिली, ओकोंको के फैमिली के साथ रहने के टाइम में इकुमोफुना बिकम्स वेरी क्लोज टू नोई। नोई कौन था? नोई ओकोंको का लड़का था। तो शेयरिंग फोक टेल्स एंड इनकरेजिंग हिम टू एंजॉय मैस्कुलिन टास्क, ओकोंको अप्रूव्स। मतलब ये चीज़ में नोई बता रहा था कि कैसे करके हमारे जो रूल्स है, कस्टम्स है, उसके बारे में वो बताता था, कैसे करके उसको चीज़ों को दिखाता था कि क्या चीज़ वहाँ पर होता था जैसे रेसलिंग हुआ। तो ओकोंको अप्रूव्स ऑफ हिज इन्फ्लुएंस ऑन नोई एंड ग्रोज फॉन्ड ऑफ इकुमोफुना हिमसेल्फ। हम लोग देख पाते हैं पर्टिकुलर नॉवल में कि इवन ओकोंको भी फॉन्ड हो रहा था किसके ऊपर में? इकुमोफुना के ऊपर में। इकुमोफुना सून स्टार्ट्स टू कॉल ओकोंको फादर। ऑल्दो ओकोंको एक मतलब एज अ केयर टेकर था, बट वो बहुत जल्दी उसका जो केयर जो था वो ओकोंको को एक एज अ फादर था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ चीज़ चेंज आए कि आफ्टर 3 years द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द ट्राइब जो कि इजुडू था इन्फॉर्म्स द ओकोंको दैट इकुमोफुना मस्ट बी किल्ड। अब ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलर नॉवल में ये सबसे एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ ओकोंको को 3 साल बाद उसको बताया जाता है कि इकुमोफुना को मानना पड़ेगा। ही एडवाइजेज हिम नॉट टू पार्टिसिपेट इन द किलिंग सिंस द बॉय कॉल्स यू फादर। अब इजुडो बोलता है कि आप, क्योंकि आपको बॉय आपको पिताजी की तरह बोलता है तो आप उसको क्यों मारोगे? कोई और आप वो काम करेगा, क्योंकि हम लोग जो ओरेकल देखे थे, जैसे आप लोग जब कैरेक्टर एनालिसिस में देख रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द ओरेकल वो इजुडू एक पैगाम लेके आया था कि बॉय को मरना पड़ेगा। तो ओकोंको इग्नोर्स हिज दिस एडवाइस। अब ओकोंको को दिखाना है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैस्कुलिन हूँ, मैं मतलब मेरा जो डिसीजन है मैं खुद ले सकता हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। तो वो ये एडवाइस इग्नोर करता है एंड फियरिंग दैट अदर्स विल फाइंड हिम वीक और एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है जो फेमिनिन क्वालिटीज़ को दर्शाता है या जो लड़की वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है, तो उसको एफिमिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो उसको दूसरे लोग क्या कहेंगे या वीक कहेंगे, इसीलिए या एफिमिनेट या फीमेल का जो होता है ना कि केयरिंग थोड़ा मतलब वो केयर करते हैं। तो ये ओकोंको के लिए एक टोटली एक मतलब एक प्राइड के बारे में था, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्राइड के ऊपर में था। एंड ही प्रोसीड्स टू स्ट्राइक द किलिंग ब्लो व्हेन दे टेक इकुमोफुना आउट टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे। तो वो ही इकुमोफुना को मार देता है। सून इजुडू पासेस अवे। अब क्या हुआ कि इजुडू कुछ साल बाद बहुत जल्दी पास हो जाता है एंड हिज फ्यूनरल सेलिब्रेशन ड्रॉज द एंटायर क्लैन। अब सारे क्लैन को
वो उनके जो, जैसे आप जानते ही होंगे, जब किसी का डेथ होता है तो एक फ्यूनरल में सबको बुलाया जाता है, तो इंटायर क्लैन के सारे मेंबर्स थे। और ड्यूरिंग द ब्यूरियल ओकोंकोज गन, अब एक्सीडेंटली क्या होता है कि ओकोंकोज गन जो था वो एक्सप्लोड हो जाता है एंड वो चल जाता है, एंड एजुडू का जो 16 ईयर ओल्ड सन था वो मर जाता है। हैविंग किल्ड अ फेलो क्लैंसमैन, मतलब अपना ही क्लैंसमैन को वो मारने के कारण में ओकोंको हैज़ नो चॉइस बट टू फ्ली द क्लैन विथ हिज फैमिली। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लैन का रूल है कि जो भी इंसान अपने क्लैन मेंबर को मारेगा वो क्लैन से बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके पास ये पर्टिकुलर क्लैन में रहने का जगह नहीं था, ऑल्दो ही वॉज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर वो टाइम में, बट उसको निकालना था। तो वो चीज़ में उसको वो पर्टिकुलर क्लैन से उसको निकाल दिया गया, बिकॉज द क्राइम इज़ अ फीमेल और एक्सीडेंटल क्राइम, दे मे रिटर्न इन मतलब ये जो क्राइम जो था वो एक एक्सीडेंटल क्राइम था, ये जानबूझ के नहीं था, इसीलिए दे मे रिटर्न इन 7 years। मतलब ये अगर जानबूझ के होता, अगर मेल मेल मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक टोटली मतलब एक ऐसा टर्म दिया गया है कि एक जानबूझ के, अगर मेल क्राइम क्या होता कि अगर जानबूझ के वो किया है, ये इंटेंशनली किया है, तो वो मेल क्राइम होता, और वो जानबूझ के नहीं किया है तो ये एक एक्सीडेंटल क्राइम था, इसीलिए वो 7 साल बाद वो आ सकता है। ड्यूरिंग दैट टाइम इन एग्जाइल, ओकोंको एंड हिज फैमिली वर्क हार्ड टू स्टार्ट अ न्यू फार्म इन ओकोंकोज मदरलैंड। अब जब वो ओकोंको जब बाहर में था तो वो बहुत हार्डवर्क करता था। ओकोंकोज मदरलैंड कहाँ था? मबांटा। अब मबांटा क्या है? हिज मदर्स जो ओकोंको का मदरलैंड था, हिज मदर्स किन्समैन ट्रीट देम काइंडली, मतलब उनके जो ओकोंको का जो मदर का जो लोग थे वो बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता था। बट ओकोंको इज़ एक्सट्रीमली डिस्करेज बाय द सर्कमस्टांसेस, वो बहुत ही डिस्करेज होता था, क्योंकि उसके जो फेम था, जो उसका जो रेपुटेशन था, वो सारा कुछ उसका मिट गया। ही प्लान्स फॉर द डे एंड ही कैन रिटर्न टू हिज राइटफुल प्लेस उमोफिया। उमोफिया में वो उसको फिर से लौटना था। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे करके एक प्लॉट में चेंज आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाइल ही वर्क्स इन मबांटा, मबांटा मतलब फिर से अगर आप देखोगे वो जो जगह था ओकोंकोस का मदरलैंड, तो द वाइट मैन बिगिन टू अपीयर अमंग द नेबरिंग क्लैंस। अब वो जो वाइट मैन थे वो आने का कोशिश कर रहे थे, वो नेबरिंग क्लैंस में वो आ गए, और कॉजिंग स्टोरीज टू स्प्रेड अबाउट देयर पावर एंड डिस्ट्रक्शन। तो वो सारे जगह पे वो स्प्रेड करने लगे कि उनका जो स्टोरी का जो मतलब कैसे करके वो बहुत पावरफुल थे, डिस्ट्रक्टिव थे। व्हेन दे फाइनली अराइव इन मबांटा, मतलब जो पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर ओकोंको रह रहा था, द क्लैन इज़ फैसिनेटेड बट फाइंड द रिलीजन रेडिकुलस। मतलब वो जब देख रहे हैं कि जो क्लैन के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि अच्छा कोई नए लोग आए हैं, नए उनका जो क्लोथ्स है वो नया है, बट सारा चीज़ ठीक था, बट उनका जो रिलीजन था वो उन लोग को रिडिकुलस लग रहा था। नोई हाउएवर इज़ कैप्टिवेटेड बाय द हिम एंड हियर्स ऑन द फर्स्ट डे। मतलब जो क्रिश्चियन का जो हिम्स होता है, जो कैरल्स होते हैं, उससे नोई बहुत ही इंस्पायर्ड था एंड वो बहुत ही उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। तो ही सून जॉइन द क्रिश्चियंस टू गेट अवे फ्रॉम हिज फादर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि वो फादर से दूर होना चाहता था, इसीलिए वो क्या किया कि हु इज़ आउटरीच्ड, मतलब उस वो जो डेथ था ना, जो पर्टिकुलर इकोमोफोना का था, वो नोई का जो दिमाग में एक इम्प्रिंट दे दिया, एंड अपने फादर से वो बिछड़ता गया। मतलब ही वॉज वेरी मच सैड अबाउट आफ्टर दैट थिंग। तो ही इज़ हु इज़ आउटरीच्ड व्हेन ओकोंको फाइनली रिटर्न्स टू मोफिया। अगर आप देखोगे जब ओकोंको फाइनली उमोफिया में आता है, तो द वाइट मैन हैव चेंज्ड हिज क्लैन एज वेल। जब उमोफिया में ओकोंको लौटता है तो उसको पता चलता है कि सब कुछ वाइट मैन ने बदल दिया। मिस्टर ब्राउन अ वाइट मिशनरी, अगर आप देखोगे मिस्टर ब्राउन जो वाइट मिशनरी था, जो ये क्रिश्चियन लोगों से, यूरोपियन कंट्री से ही आया था, हु इज़ पॉपुलर फॉर हिज पेशेंस, जो कि बहुत पेशेंस था, एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच हैज़ बिल्ट अ स्कूल एंड हॉस्पिटल। अब मिस्टर ब्राउन बहुत ही अच्छा पर्टिकुलर आदमी था जो कि एक स्कूल और हॉस्पिटल बनाया था। एंड मेनी क्लैन मेंबर्स आर इनरोलिंग देयर चिल्ड्रन इन द स्कूल सो दैट दे कैन वन डे बिकम क्लर्क्स और टीचर्स। तो सारे लोग जो थे वो बहुत ही इस चीज़ से खुश थे कि वो क्लर्क्स और टीचर्स हो सकता है। तो हाउएवर सून आफ्टर ओकोंकोज रिटर्न मिस्टर ब्राउन लीव्स द कंट्री ड्यू टू हेल्थ रीजन्स। तो जब भी ओकोंको लौट रहा था तो मिस्टर ब्राउन फिर से हेल्थ रीजन्स की वजह से चले गया, एंड रेवरेंड स्मिथ रिप्लेसेस हिम। अब रेवरेंड स्मिथ वो उसको रिप्लेस किया, क्योंकि रेवरेंड स्मिथ इज़ अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अब रेवरेंड स्मिथ मिस्टर ब्राउन की तरह नहीं है, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बहुत ही अनकम्प्रोमाइजिंग है, बहुत ही encouraging acts among the converted clan members that provoke the rest of the clan.
अब वो क्या चाहता था कि सारा जो क्लैन के जो मेंबर्स थे, जो उसके जो इग्बो ट्राइब थे, वो चीज़ों को सबको कन्वर्ट करना चाहता था किसमें, क्रिश्चियनिटी में। व्हेन एनोक अ फैनेटिकल कन्वर्ट, मतलब एनोक भी एक आदमी था, माइनर कैरेक्टर था। तो एनोक जो एक फैनेटिकल कन्वर्ट था, रिप्स द मास्क ऑफ वन ऑफ द क्लैंस मास्ट इगू जो है ड्यूरिंग अ सेरेमनी, द क्लैन रिटेलिएट्स द बर्निंग डाउन बाय बर्निंग डाउन द चर्च। अब एनोक जो था एक फैनेटिकल कन्वर्ट था, जब एक मास्क ऑफ मतलब एक क्लैन का जो इगू का जो सेरेमनी के टाइम में जो उसको किया था, तो उसकी वजह से द क्लैन रिटेलिएट्स बाय बर्निंग डाउन द चर्च। अब जो चर्च को था उसको बर्न कर दिया। रेवरेंड स्मिथ रिपोर्ट्स दिस ट्रांसक्रिएशन। अब वो रेवरेंड स्मिथ तो ऐसे ही बहुत ही अलग था, तो इसीलिए वो चीज़ को रिपोर्ट कर दिया अपने हायर अथॉरिटीज़ को। अब यहाँ पर एक क्लैश चल रहा है कि एंड द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ट्रिक्स द क्लैंस लीडर इनटू मीटिंग विथ हिम बिफोर हैंडकफिंग देम। तो वो क्या कर रहा था कि उनको ट्रिक कर लिया, एंड फिर वो क्या किया कि उन लोगों को सारे जगह पे बुलाया। द क्लैन लीडर्स इंक्लूडिंग ओकोंको, अब ओकोंको के साथ जो क्लैन लीडर्स थे, सफर इंसल्ट्स एंड बीटिंग्स बिफोर दे आर रिलीज्ड वंस द विलेज पेज द फाइन। तो उन लोग को बहुत सफ़र करना पड़ा, जो विलेज वासी थे उन लोग को बहुत मारना पड़ा, एंड वो लोग बहुत मतलब सफ़र किए, एंड उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक बहुत ही हेफ्टी फाइन देना पड़ा। द मॉर्निंग आफ्टर देयर रिलीज द क्लैन लीडर्स स्पीक ऑफ वॉर बिफोर दे आर इंटरप्टेड बाय द अराइवल ऑफ कोर्ट मैसेंजर्स। तो वो लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, और वो एक वॉर का आगाज करने वाले थे, एंड सडनली कोर्ट के मैसेंजर्स आ जाते हैं। फुल ऑफ हेट, ओकोंको कन्फर्ट्स द लीडर्स हु सेज दैट द वाइट मैन कमांड्स द मीटिंग टू स्टॉप। अब ये वाइट मैन जो है वो मीटिंग को स्टॉप करने की कोशिश करता है। इन अ फ्लैश ओकोंको स्ट्राइक्स डाउन द मैसेंजर विथ हिज मैशेट। तो अब क्या है कि अब ओकोंको बहुत ही मैस्कुलिन था, तो वो क्या किया, उस मैसेंजर को मार दिया एक मैशेट से। मैशेट मतलब एक आपका एक जैसे होता है ना कि एक बड़ा स्वॉर्ड की तरह होता है, तो उससे उसको काट के मार दिया। सीइंग दैट नन ऑफ हिज क्लैंसमैन सपोर्ट हिम, मतलब वो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अभी जो पावर है या उन सारे लोगों के सामने वो लोग सब झुक गए थे, तो उसको कोई भी उसका क्लैंसमैन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था इन इज वायलेंट एक्शन। ओकोंको वॉक्स अवे एंड हैंग्स हिमसेल्फ। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टोरी का जो क्लाइमैक्स के बाद जो एक सडनली एक, अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे करके डाउनफॉल हुआ ओकोंको का आफ्टर द डेथ ऑफ इकोमोफुना, कैसे करके वो अपने क्लैन से बिछड़ गया, एंड कैसे करके उसको लास्ट में कोई भी क्लैंसमैन में जब वो लौटा, उसको जब सपोर्ट के लिए था तो उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। तो एक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जो एक पर्सन था जिसको सब मानते थे, उसको अभी कोई भी मानने के लिए या सपोर्ट के लिए करने के लिए नहीं था। तो ओकोंको वॉक्स अवे एंड हैंग्स हिमसेल्फ। वो सुसाइड कमिट करता है, एंड ही हैंग्स हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जब वो आता है, देखता है, तो कम्स टू फेच ओकोंको द नेक्स्ट डे। जब ओकोंको को लेने आता है, द क्लैंसमैन लीड हिम टू हिज हैंगिंग बॉडी इंस्टेड। वो दिखता है कि वो खुद को फांसी में दे के मार दिया है। एंड अगर आप देखोगे कि सेइंग दैट दे कैन नॉट टच इट सिंस इट इज़ एन अबोमिनेशन फॉर अ मैन टू टेक हिज ओन लाइफ। अब वो कल्चर में भी वो लोग मानते थे कि अगर कोई अपने आप में एक सिन क्रिएट मतलब खुद को मारता है, तो वो भी एक सही नहीं है। तो द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फाइंड्स दिस कस्टम इंटरेस्टिंग, मेकिंग अ नोट ऑफ हिज बुक ऑन नाइजीरिया विच ही प्लान्स टू टाइटल। अब ये टाइटल का क्या था, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रीमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर, मतलब नाइजीरिया से लोअर नाइजर से ये पैसिफिकेशन ऑफ द प्रीमिटिव ट्राइब्स, ये बुक का नाम था, जो कि टाइटल कौन दिया था, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने लिखा था। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है, एंड आप जानते ही होंगे कि ये इतना क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक पोस्ट कॉलोनियल नावल था। आप देख सकते हैं कि ओकोंको का कैसे करके एक राइज था, कैसे करके वो पावर में आया था, कैसे करके वो सब उसको सपोर्ट करते थे, कैसे करके इकोमोफुना के डेथ के बाद सारा चीज़ ओकोंको का लाइफ में बिखरता गया, एंड वो कैसे करके नोई से दूर हो गया, एंड कैसे करके अपने पर्टिकुलर क्लैन से ही उसके लोग उसको सपोर्ट नहीं किए, एंड फाइनली वो जब अपना डेथ कमिट किया, तो व्हेन ही कमिटेड हिज सुसाइड ही वाज फाइनली डाइड, एंड nobody supported him, and not even his clan members supported him, even though he did so much for his clan. तो ये पर्टिकुलर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीएजी में भी आए थे।
तो वुड इट बी राइट टू से दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल? ये आप रीजन दे सकते हो, जैसे ओकोंको के बारे में आप बता सकते हो। फिर यहाँ पर नो लॉन्गर एट ईज, चिनुआ अचीवेज नॉवल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। नो लॉन्गर एट ईज में आपका बुक में भी दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप समरी पढ़ लीजिएगा। जो 3 पार्ट थे वो चीज़ को, बुक्स का जो नॉवेल्स है, जो 3 सीरीज़ था द अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, उसको ज़रूर से देखिएगा। बुक में भी ये चीज़ मेंशन किया गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अफ्रीका एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अफ्रीका का क्या सिचुएशन था, इसके बारे में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया गया है आपके बुक में, इसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा। बट मेन आपका पहले नॉवल है ये, अगर आप देखिएगा ये आपका ब्लॉक 1 या ब्लॉक 4 में, यूनिट 1 या 2 में ये पर्टिकुलर चीज़ दिया गया है, मेंशन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ब्लॉक 4 का यूनिट 3 एंड 4 स्टोरीज या पर्टिकुलर नॉवेल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो कमेंट ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ द स्टाइल इन थिंग्स फॉल अपार्ट। तो थिंग्स फॉल अपार्ट एक बहुत ही सिंपल है स्टोरी या पर्टिकुलर नॉवल, बट ये पर्टिकुलर नॉवल में आप जानते हैं कि कैसे करके चिनुआ अचीबे ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया। एंड उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया कि पोस्ट कॉलोनियल नॉवल क्या है। जैसे कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट है, एरो ऑफ गॉड है, नो लॉन्गर एट ईज है, ये सब अफ्रीकन ट्रायोलॉजीज है और ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल ही है। आप देख सकते हैं अफ्रीकन ट्रायोलॉजी में भी ये पार्ट है। फिर क्या है कि डज थिंग्स फॉल अपार्ट शेड ऑन द ईबो सोसाइटी, इग्बो सोसाइटी, कमेंट। तो ये पर्टिकुलर ईबो सोसाइटी को क्या वो मतलब कमेंट, मतलब लाइट में ये पर्टिकुलर चीज़ को समझा रहा है कि नहीं, इस चीज़ पे कमेंट करना है। एंड ये चीज़ को बता रहा है कि थिंग्स फॉल अपार्ट एक पर्टिकुलर सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहा है। डेफिनेटली ये कर रहा है, ये आप स्टोरी के एनालिसिस में ही आपको पता चला है। डू यू एग्री दैट थिंग्स फॉल अपार्ट हैज़ यूनिवर्सल अपील, गिव रीजंस? तो ऑफ कोर्स हम लोग ये चीज़ में जान पा रहे हैं कि एक यूनिवर्सल अपील है, क्योंकि ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लिटरेचर है। एंड ये जो पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है ये बहुत सारी चीज़ों को, मतलब चीज़ों को बुलाता है। एंड ये बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल लिटरेचर के पार्ट में भी ये पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाट माय प्रेजेंटेशन लुक्स टुडे, एंड आई होप कि इससे आपका थोड़ा बहुत चीज़ों का समझ में आया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।